तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 15 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मौर्य साम्राज्य को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले 3 क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हमारा आज मौर्य साम्राज्य का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे कि हम लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो स्थापना है, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो आपका 345 ईसा पूर्व में होता है। ठीक ना, ये सभी हम लोग जाने थे। मौर्य साम्राज्य में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद बिंदुसार के बारे में, उसके बाद अशोक के बारे में। और अशोक का एक मतलब पोता होता है जिनका नाम रहता है दशरथ। तो दशरथ के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यही जो है मौर्य काल में 3-4 जो है मेन लीडर रहते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। और ख़ास करके भी इनमें से सबसे ज़्यादा जो है अशोक के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो पिछले 3 क्लास में हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 86 तक इसको हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे और आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे कि 86 तक हम लोग देखे थे। 85 में बोला गया था कि अशोक का समकालीन तुर्मई जो है वो कहाँ का राजा था। तो हम लोग को जानते हैं ये आपका मिस्र का राजा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों के साथ जैसे कि सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध था। तो हम लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य का इसका जो संबंध था वो सुदूर देशों के साथ भी था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 87 कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। तो अशोक के धम्म का अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि अशोक का जो शिलालेख नंबर जो आपका आता है 11, तो शिलालेख नंबर 11वें में जो है वो अशोक अपने धम्म का व्याख्या करता है। और अशोक का जो धम्म है वो आपका किसका प्रतीक है, तो हम सभी को पता है ये जो है अशोक का धम्म वो आपका बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, इसके अलावा देखिएगा तो शांति एवं अहिंसा, राजा के प्रति वफादारी, प्रजा के प्रति वफादारी। तो लगभग सभी ऑप्शन सही है इसके अंतर्गत, है ना। तो जो है इसका इनमें से एक से अधिक ये वाला सही उत्तर होगा। इसका हम लोग डिटेल से एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बोला गया है, बताया गया एक्सप्लेनेशन में कि अशोक के धर्म यानी कि धर्म एक जो है वो नैतिक संहिता था। तो अशोक का जो धर्म था वो कैसा था, तो एक नैतिक संहिता था। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। किस किस शिलालेख से, तो दूसरे और 7वें नंबर के शिलालेख। हम लोग जानते हैं कि अशोक का जो मतलब अभिलेख था इसको 3 भागों में बांटा गया था, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। इसमें से जो दूसरा नंबर का जो अभिलेख है और जो आपका 7वां नंबर का है, तो उसमें जो है ये जिक्र करता है दूसरा और 7वां में। 7वां और 8वां में हम लोग देखते हैं कि अशोक जो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। इसके अलावा दूसरा में जो है वो मनुष्य और पशुओं के साथ साथ चिकित्सा का भी प्रावधान करता है, मनुष्य और पशु पक्षी दोनों के लिए। 11वें शिलालेख में वो धम्म का व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि अशोक का जो धम्म है वो एक नैतिक संहिता था। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि उपासिनवें बहु कयाने, तो उपासिनवें बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचिए माधे साधिए च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दान दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक का जो धम्म है इसका मूल अगर संदेश की बात करें तो वो आपका शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे, है ना। तो इसका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो अगर हम लोग देखें तो अशोक का जो पहला अभिलेख है, तो पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि यहाँ पे पशुओं के बलि पर जो है वो रोक लगाया गया है, नो पशु हत्या। दूसरा में देखिए तो आपका मनुष्य और पशु दोनों का है चिकित्सा का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग तीसरा अभिलेख की बात करें तो वहाँ पे बोलता है कि आपका इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष जो है वो जो है मतलब कि अपने राज्य का दौरा करे, और उसमें कुछ कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा अभिलेख में जो है इसमें भेरी गैस की जगह धम घोष की ये घोषणा की गई है। 5वें अभिलेख में क्या क्या है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति का इसमें उल्लेख मिलता है। तो 5वें में धर्म महामात्रों का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
लेकिन लूसेंट बुक में तो ऑप्शन नंबर पहला में ही जो है पशु हत्या के बारे में बताया गया कि पशु हत्या का जो उल्लेख है वो आपका स्तंभ लेख या फिर मतलब कि ये शिलाभिलेख जो है वो वन में देखने को मिलता है, शिलाभिलेख वन में, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके अनुसार तो आपका हो जाएगा स्तंभ अभिलेख 5 कि स्तंभ अभिलेख 5 इस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाया गया था और ऐसा लगता था कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ से कुछ डिटेल आपको समझ में आएगा। इसमें बोला गया कि अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के बारे में के संदर्भ में इस प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं। तो अशोक के अगर हम लोग शिलालेख संख्या 1 देखें हैं तो इसमें बोला गया कि पशु बलि पर निषेध है, ठीक बात है। और यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी यानी कि राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सहस्त्रों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इनमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है, ये तीनों भी भविष्य में ही नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभलेख के अनुसार अशोक के द्वारा राज्याभिषेक के 26 वर्ष के बाद निम्नलिखित जीवों का वध जो है निषिद्ध कर दिया गया है, जैसे कि तोता, मैना, अरुणा, जंगली बत्तख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी, चींटियाँ, अस्थि रहित मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरन, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो ना खाए जाते हो और अन्य किसी के काम ना आते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तीसीय और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया ना किया जाए। तीसीय, पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्षों में घोड़े और बैलों को ना मारा जाए। अतः स्पष्ट है कि इसका अभीष्ट उत्तर जो है 5 होगा। देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि अशोक के शिलालेख नंबर 1 में जो है यहाँ पे पशु बलि की हत्या पर रोक लगाया गया है, पहला बात। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो पारंपरिक अवसरों पे जो हम लोग जानते हैं कि जो अशोक का जो शिलालेख अभिलेख या शिलालेख बोलिए, अशोक का जो अभिलेख 5 था या फिर शिलालेख जो 5 था, इसमें बोला जाता है कि इसमें बृहद स्तर पे जो है पशुओं के रोक लगाया गया था कि जब अशोक जो है वो जब अपना राज्याभिषेक होता है तो उसके 26 साल के बाद जीवों के वध पर जो निषेध कर देता है। और ये कहाँ पे लिखा गया है, तो ये आपका 5वें अभिलेख में लिखा गया है, 5वें अभिलेख में। तो इसलिए हम लोग इसका 1 ना मानकर 5 मानेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उपदेश है या आदेश है। तो सोहगोरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्मदेय स्तंभ लेख, प्रयाग परिषति या फिर चंद्र का मेहरौली स्तंभ। ये तो ये आपका जो है सोहगोरा का जो ताम्रपत्र है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख, तो ये पता चल गया कि सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मिला है। और बोगुरा जिले यानी कि बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख, तो महास्थान अभिलेख बांग्लादेश से, जबकि सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मिलता है। ये अभिलेख की जो रचना है वो अशोककालीन प्राकृतिक भाषा में की गई थी और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मणी लिपि में भी लिखा गया था। तो इसका जो स्थापना है, मतलब इसका जो निर्माण है वो अशोक के काल में होता है और प्राकृतिक भाषा में होता है। और ये जो है ईसा पूर्व यानी 3री सदी में यानी कि 3rd AD में ब्राह्मणी लिपि में इसका जो है वो लिखा गया था। ये अभिलेख इसमें जो है अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में इसमें पुष्टि होता है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है। तो 2 चीज़ याद रखिएगा कि जब कभी भी अकाल आएगा तो अकाल के समय में राज्य का क्या कर्तव्य होगा, इसके बारे में 2 अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है हम लोगों को। एक अभिलेख है आपका सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मिलता है। इसके अलावा देखिएगा तो एक है आपका महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश से मिलता है। ये सभी अशोक के काल में लिखा गया था और सभी प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए,
कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। हम सभी को पता है कि अशोक का जो जब उसका राज्याभिषेक होता है तो अशोक का राज्याभिषेक कब होता है, तो हम सभी को पता है कि ये जो है वो आपका 269 में इसका राज्याभिषेक होता है। और ठीक 8 साल के बाद यानी कि 261 BC में ये कलिंग पे आक्रमण कर देता है और अशोक और कलिंग नरेश खारवेल के बीच में युद्ध होता है। फिर खारवेल हार जाता है और अशोक जीत जाता है। कारण बताया गया है कि कलिंग जो है वो दक्षिण भारत को जाने वाला स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बिल्कुल सही बात है, तो कथन और कारण दोनों सही है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन में बताया गया है आपको, और वो थोड़ा सा आपको याद भी रखना है। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल के बाद, यानी राज्याभिषेक होता है 269 में, और 8 साल के बाद यानी कि 261 BC में कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसे मौर्य साम्राज्य मिला लिया था। और दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्र तथा स्थलीय मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण जो है आवश्यक हो गया था। यह कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्र और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि जो है वो कलिंग को जब मिला लेता है तो उसका स्थल और समुद्री मार्ग पे दक्षिण भारत से कनेक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, और कारण बताया गया है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये आपका यूपीपीसी स्पेशल मेंस में पूछा गया था 2004 में। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय से एक अभिलेख से प्राप्त होता है। बोला गया है कि धार्मिक आधार पे यानी कि धर्म के आधार पे भूमिदान देने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मौर्य काल में नहीं बल्कि मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। और मौर्योत्तर काल में जब हम लोग सातवाहन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सातवाहन के एक अभिलेख से मिलता है कि धार्मिक आधार पे भी भूमिदान दिया जाता था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भी भूमिदान जो है वो दान स्वरूप नहीं दिया था। ये आपको पता होना चाहिए कि मौर्य काल में कोई भी शासक जो है वो धार्मिक आधार पर भूमिदान नहीं दिए थे। ठीक है ना, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। और ये जो भूमिदान देने वाला कॉन्सेप्ट है धार्मिक आधार पे वो आपका मौर्योत्तर काल में स्टार्ट होता है, और वो हम लोग जानते हैं सातवाहनों के समय स्टार्ट होता है, क्योंकि मौर्योत्तर काल का एक अभिलेख से हमको ये पता चलता है। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई कारण का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, आपको कुछ कुछ पॉइंट और भी पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ना कि एक अभिलेख था आपका जिसका नाम है महास्थान अभिलेख, जो कि बांग्लादेश से मिला था, जबकि सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख जो कि आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से मिलता है। और इन दोनों से हम लोगों को अकाल सूखा जैसे अगर कोई भी देवीय प्रकोप होता है तो उसमें राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का जो है प्रावधान किया गया था, ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि पृथक पृथक शिलालेख में यह घोषणा किया गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इसके बाद देखिए, अशोक का सार ए कुना यानी कि कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक दोनों भाषाओं में मिलता है। तो अशोक का एक अभिलेख मिलता है सार ए कुना अभिलेख, वो ग्रीक भाषा में भी और आपका अरमाइक भाषा दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग जानते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं मौर्य काल का जो है शासन प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में हल्का फुल्का देख लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वो रखता है, मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो हम सभी को पता है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज कौन है तो आपको ये पॉइंट तो पता होना चाहिए एकदम कि मेगास्थनीज के बारे में। तो हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, तो आपका सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का दो सेनापति था, एक है सेल्यूकस निकेटर वो सेनापति था, जबकि जो है नौसेना का जो है अध्यक्ष या सेनापति था वो आपका निर्याकस था। हम लोग जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है मेगास्थनी, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, वहाँ पे रहता है था वो। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोला गया है कि मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व में वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। तो हम लोग जानते हैं कि ये मेगास्थनी जो है सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने पुस्तक इंडिका में
जो है वो लिख देता है। देखिए जब हम लोग मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज का एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, और कौटिल्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र। इन दोनों पुस्तक से हम लोगों को मौर्य काल के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी मिलता है। क्वेश्चन देखा गया है, देखिए 93 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका 63 बीपीएससी में यानी 63वां बीपीएससी 2017 में पूछा गया था कि मेगास्थनीज किसका जो है वो दूत था। तो हम लोग जानते हैं कि आपका सेल्यूकस निकेटर का ये दूत था, और सेल्यूकस निकेटर जो है वो किसका दूत था, तो सिकंदर का दूत था। और सभी ये किसके हैं, सभी कौन है, सभी यूनानी ही हैं, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज जो है वो आता है भारत। तो हम सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है वो मेगास्थनीज आता है भारत। हर्षवर्धन के शासनकाल में हम लोग जानते हैं कि कौन आता है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो अशोक के भी शासनकाल में अगर कोई आता है तो वो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है ना। अशोक के भी शासनकाल में अगर कोई आता है तो उसको भी हम लोग आगे देख लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज जो है आपका सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत रहता है, जो कि मौर्य काल में रहता है, मतलब कि मौर्य साम्राज्य में रहता है, और वो अपने एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। तो इस इंडिका पुस्तक में मौर्य समाज को टोटल 8 मतलब टोटल 7 वर्गों में विभाजित करते हैं ये। तो आपको ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आप जेपीएससी क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग देखेंगे यहीं से। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कि साम्राज्य में यानी कि मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। तो उपधा परीक्षण में जो है मौर्य साम्राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या फिर जो पुरोहित बनेगा उसको एक तरह से इंटरव्यू लिया जाता था, जांचा परखा जाता था उसके चरित्र का। तो इसी को बोलते हैं उपधा परीक्षण, एक तरह से इंटरव्यू था। आगे देखिए यानी कि सम्राट जो है, तो सम्राट की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। उस समय भी मंत्रिपरिषद का कॉन्सेप्ट होता था, जिसमें अगर सदस्यों की संख्या देखें तो आपका 12, 16 और 20 हुआ करता था। तो ये मंत्रिपरिषद का सदस्यों की संख्या थी। आगे देखिए अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य का लिखा हुआ है, इसमें शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। और इसमें जो है टोटल 18 को महामात्रों का इसमें जिक्र किया गया है। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। तो जासूस जो व्यक्ति है जो जासूस का काम करते तो उनको क्या कहा गया, चर क्या कहा गया, चर कहा गया। इसके अलावा अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, इसमें जो सबसे ऊपर का टॉप अधिकारी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी होता है, तो उसी तरह जो शीर्ष का जो अधिकारी होता है ये जो है उसको महामात्र कहा गया है। क्या कहा गया, तो महामात्र। तो महामात्र जो है वो शीर्ष अधिकारी हुआ करता था। और जो आपका ये एक तरह समझिए कि जो आपका जासूस होता था, जासूस व्यक्ति को चर कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य है वो प्रांतों की संख्या टोटल 5 थी। तो अशोक के जब साम्राज्य चल रहा था तो उस समय जो है पूरा प्रांत में मतलब कि पूरे मौर्य साम्राज्य में कितना प्रांत हुआ करते थे, टोटल 5। अब प्रांतों को चक्र कहा जाता था, और प्रांतों के प्रशासक कुमार या फिर आर्यपुत्र कहलाते थे, या फिर उसी को ही राष्ट्रीय कहा जाता था। तो अभी हम लोग जैसे ना कि देखते हैं कि राज्य हैं 28 गो राज्य हैं, तो उस समय 5 गो प्रांत हुआ करते थे। कब, तो मौर्य साम्राज्य के समय, और 5 गो प्रांत हुआ करता था, और इन प्रांतों को जो है वो चक्र कहा जाता था, चक्र, ठीक है ना। आगे देखिए प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, और जो विषयपति के अधीन होते थे। तो देखिए मौर्य काल में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आता है 5 गो आपका क्या रहता है, तो 5 गो रहता है आपका प्रांतों को चक्र कहा गया था। प्रांतों को चक्र कहा गया था, और चक्र को जो है बांटा गया था किस में, तो प्रांतों का जो विभाजन है वो आपका विषय में किया गया था, विषय में। जैसे आपका ये मान लीजिए आपका राज्य है, राज्य को प्रमंडल में बांटा गया, मतलब राज्य को जिला में बांटा गया, ठीक उसी तरह चक्र है यानी प्रांतों को विषय में बांटा गया है, और विषय के जो हेड होते थे वो आपके होते थे विषयपति। तो कौन होते थे, विषयपति। इसके बाद देखिए प्रशासन की अगर सबसे छोटी इकाई देखिए तो वो देखिए हम लोग ग्राम, और जिसका मुखिया होता था ग्रामिक। तो अगर प्रशासन की छोटी इकाई देखिए सबसे छोटी तो है आपका ग्राम, और ग्राम का मुखिया ग्रामिक। सबसे ऊपर होता था आपका चक्र जिसको प्रांत बोलते थे, ठीक है ना। और जिसके प्रांतों का जो हेड कौन होता था, कुमार, आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक। इसके बाद चक्र को यानी कि प्रांतों को कई सारे विषयों में बांटा जाता था। विषय का जो हेड है उसको बोलते थे विषयपति। और सबसे छोटा जो इकाई था वो आपका ग्राम था, और ग्राम को जो मुखिया था वो आपका ग्रामीण कहलाता था, ठीक है ना। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप जो था वो आपका 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासन में सबसे छोटा एक पद आता था जिसका नाम था गोप। तो गोप जो है वो आपका 10 गो ग्रामों को संभालता था, यानी कि 10 ठो गाँव को संभालता था गोप।
तो गोप जो है वो आपका 10 गो गाँवों को संभालता था। तो अभी तक 3 गो वर्ड बताए हैं, एक आपका चक्र है, एक आपका विषय है, एक आपका है ग्राम और एक आपका है गोप। ये चारों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो नगर का जो प्रशासन हो रहा है वो 30 ठो आदमी मिल के करते हैं, उसको एक मंडल बना दिया गया, वही मंडल मिल के नगर का प्रशासन चलाते हैं, जो 6 समितियों में विभाजित होता था और प्रत्येक समिति में 5-5 गो सदस्य होते थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसको 30 सदस्यों का एक मंडल में इसको डिवाइड कर दिया गया था और हर एक मंडल को 5 गो समिति में बांट दिया गया था, मतलब 6 गो समिति में बांट दिया गया था और हर एक समिति में 5-5 गो सदस्य होते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया। आगे देखिए बताया जाता है कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में टैक्स लिया जाता था, मूल्य का 10वां भाग। अगर 10 रुपये का मूल्य है, कोई सामान बेच रहे हैं आप, तो 10 रुपये में आपको 1 रुपया जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो 10वां भाग जो वसूला जाता था और इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो भी टैक्स नहीं भरता था उसको मृत्यु दंड। और ये वाला क्वेश्चन जेपीएससी 2021 में पूछा है, 2021 या फिर 2013 में पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बिक्री कर के रूप में मूल्य का जो है 10वां भाग वसूला जाता था और इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो एग्रोनोमाई जो है वो रोड बनाने के लिए अधिकारी बना हुआ था। जस्टिन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर सेना की बात करें तो इसमें 50,000 अश्वरोही सैनिक थे, मतलब 50,000 घोड़ा रहित सैनिक था, 9,000 हाथी था और 8,000 रथ थे। तो 8,000 रथ, 9,000 हाथी और 50,000 अश्वरहित सैनिक था। आगे बताया गया है कि जस्टिन नामक जो यूनानी लेखक है उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से, चंद्रगुप्त जो है वो अपना 6 लाख की फौज से पूरे भारत को रौंद दिया। और यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं रहता तो हम लोग सेल्यूकस निकेटर का कहीं ना कहीं गुलाम हो जाते। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना भी कहता है, ये भी जानते हैं। आगे देखिए युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं नायक। तो नायक जो है वो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता है। आगे देखिए सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है सेनापति। और प्लिनी नामक जो यूनानी लेखक है उसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी था। ये है आपका प्लिनी के अनुसार। वहीं अगर हम लोग देखें जस्टिन के अनुसार तो अलग था। तो ये हम लोग जानते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब देखते हैं हम लोग कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? तो बांटा गया था 7 वर्गों में। कौन कौन थे ये 7 वर्ग देख लीजिए। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को यानी कि मौर्य साम्राज्य को टोटल 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। वो था आपका एक दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ये सातों याद रखिएगा, मंत्री और उपदेशक साथ में है। इन सातों को एकदम रट लीजिएगा आप। आगे देखिए मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा कर सकता था। यानी कि यहाँ पे भैया कर्म जो है कर्म के आधार पे नहीं है, आपका आप क्या काम करोगे, आपका जो काम है वो आपका जन्म के आधार पे डिसाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो वो है टोटल 7 और सातों हम लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो हम लोग जानते हैं कि जब मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो दास्ता यानी कि दास प्रथा के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर किया गया था। तो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए जो कि जेपीएससी में पूछा गया, 2013 में क्वेश्चन था जेपीएससी प्रीलिम्स में। बोला जाता है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो हम लोग जानते हैं मृत्यु दंड। बोला गया था कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग आपको वसूला जाता था टैक्स के रूप में, और जो भी इससे बचता था उसको मृत्यु दंड मिलता था डायरेक्ट। तो यहाँ बोला गया है कि इसमें पुस्तक में लिखा गया है कि
मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता है। कितना? तो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता है। और 30 समिति का जो ये इसको बोलते हैं मंडल, और एक मंडल को जो है वो आपका 6 गो समिति में बांट देते हैं, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। छठी समिति का जो कार्य होता था वो आपका बिक्री कार्य होता था, यानी कि बिक्री कर को वसूलना होता था, और करों की चोरी करने वाले को डायरेक्ट मृत्युदंड। बाप रे बाप, इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का, तो पाटलिपुत्र क्या पूरे प्रशासन का उल्लेख मिलता है इंडिका नामक पुस्तक में। तो इंडिका नामक पुस्तक की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है, अभी बताया था ना आपको कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इस इंडिका में आपका जो है मौर्य साम्राज्य को टोटल 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन के यहाँ पे जिक्र मिलता है। अब बोला गया था इस नगर का जो प्रशासन है वो आपको किसके द्वारा किया जाएगा? तो 30 सदस्यों का एक मंडल के द्वारा किया जाएगा। तो नगर प्रशासन चाहे वो पाटलिपुत्र हो चाहे और कोई भी हो नगर हो, तो नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करेगा, और एक मंडल में 6 गो समिति होगा, और हर एक समिति में 5-5 गो सदस्य होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है? तो हम लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, ये आपका नगर प्रशासन के बारे में जो है विस्तृत से प्रस्तुत करता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, ये आपका 47वां बीपीएससी 2005 में पूछा गया था प्रीलिम्स में कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो हम लोग जानते हैं इंडिका। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए कि इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज होता है, मेगास्थनीज है। अब मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है, नॉट अशोक। और हम लोग जानते हैं सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर के दरबार में रहता है, और सिकंदर जो है वो नंद वंश के समय में जो है घनानंद के समय में आक्रमण करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? बाप रे बाप, इतना बार पूछा गया है। तो इंडिका पुस्तक का लेखक जो है मेगास्थनीज है, और ये आपका 56 और 59वां बीपीएससी दोनों में पूछा गया 2015 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105, ये भी आपका एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो हम सभी को पता है मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज कौन है वो भी आपको बताया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जो है जारी है, मतलब कि अभी भी देखने को मिल रहा है? तो नाप तोल के बांटों का परीक्षण, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण बनाना, शिल्पकारों का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाता था, और हम लोग जानते हैं कि जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य होता था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना जान लीजिए कि मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, उस पुस्तक में नगर प्रशासन के बारे में दिया हुआ, जिसमें से खास एक नगर का नाम लिया हुआ पाटलिपुत्र। अब बोला गया है कि पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है या फिर और भी नगर का प्रशासन वो 30 सदस्यों का एक मंडल के रूप में करेगा, 30 सदस्यों का एक मंडल करेगा, और उस मंडल में जो है 30 सदस्यों का जो मंडल है वो मंडल 6 गो समिति में विभाजित रहेगा, और हर एक समिति में 5-5 गो सदस्य होंगे। और ये समिति का काम क्या होगा? तो इसमें जो तीसरी नंबर की जो समिति होगी उसका काम है जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखता था, और वर्तमान में ये अभी भी जारी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, ये आपका जेपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। यहाँ लिखा हुआ 2023, लेकिन इसका एग्जाम हुआ था 17 मार्च 2024 को, 17 मार्च 2024 को। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रोणमुख, ये स्थानीय संग्रह, कर वाटिका, ये सब क्या है? तो हम लोग जब पढ़ते हैं ना मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य में ये प्रशासन का ये संरचना है, और इसको आरोही क्रम में बतलाना है, यानी कि छोटा से बड़ा के रूप में बतलाना है। तो ये तो आपका कन्फ्यूजन वाला आंसर है, इसलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बताया जाता है कि मौर्यकालीन साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। तो मौर्यकालीन जो साम्राज्य है इसको कई सारे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अगर इसमें से हम लोग देखें तो सबसे बड़ी इकाई जो थी वो आपका प्रांत था। अब प्रांत को चक्र कहा जाता था, और चक्र के जो अध्यक्ष थे यानी कि जो हेड थे उसको कुमार, आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रीय कहा जाता था। फिर जो प्रांत है यानी कि चक्र है जो कि 5 गो था मौर्य साम्राज्य में, इस चक्र को प्रांतों मतलब इसी चक्र को विषय में विभाजित किया गया था, और विषय का जो हेड है वो आपका विषयपति कहलाते थे।
यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है क्या? नहीं है। तो सबसे बड़ा क्या होता था? तो सबसे बड़ा आपका था पी से प्रांत, सबसे बड़ा था आपका प्रांत। इसको ऐसा नहीं लिखते, हिंदी में लिख ही देते हैं ना, कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे बड़ा क्या था? आपका प्रांत था, ठीक है, इधर से लिखते हैं छोटा छोटा। तो सबसे बड़ा आपका प्रांत था, यहाँ पी लिख देते हैं, पी से प्रांत सबसे बड़ा था। प्रांत को जो है वो, प्रांतों का जो विभाजन है वो, प्रांतों का विभाजन मंडल में और मंडल का विभाजन विषय में किया गया था। तो प्रांतों का जो विभाजन है वो किस में किया गया था? मंडल में, यानी कि एम से याद रखिए मंडल, और मंडल का जो विभाजन है वो आपका विषय में किया गया था, ठीक है। और आगे देखिए, फिर विषय का जो विभाजन वो आपका स्थानीय में किया गया था, स्थानीय में, और फिर स्थानीय का जो विभाजन है वो आपका द्रोणमुख में किया गया था, यानी कि डी, ठीक है। और द्रोणमुख में हो गया, और द्रोणमुख का जो विभाजन है वो आपका करवाटिका में, के डब्ल्यू के डब्ल्यू ये लिख देते ना, करवाटिका, या फिर इसी को खारवटिक बोला जाता था। और खारवटिक का जो विभाजन है वो आपका संग्रहण में, और खारवटिक का जो विभाजन है वो आपका एस से याद रखिएगा संग्रहण में किया गया था, ठीक है। अब देखिए, और ग्राम प्रशासन का सबसे छोटी इकाई था। अब इसके बाद देखिए सबसे छोटा इकाई जो था वो आपका ग्राम प्रशासन था, यानी जी से ग्राम प्रशासन। तो देखिए मौर्य साम्राज्य जो है इतना इतना डिवाइड किया गया था। सबसे पहले आपका था प्रांत, प्रांत को बांटा गया था मंडल में, मंडल को बांटा गया था विषय में, विषय को बांटा गया था आपका जो है, विषय को बांटा गया था आपका विषय का जो विभाजन है वो स्थानीय में किया गया था, स्थानीय का विभाजन द्रोणमुख में किया गया था, और द्रोणमुख का विभाजन करवाटिका में या फिर खारवटिक में किया गया था, और करवाटिका या फिर जो खारवटिक है इसका जो विभाजन है वो आपका संग्रहण में किया गया था। ये इतना याद रखिएगा। और सबसे छोटी इकाई जो है आपका ग्राम ही था, ग्राम। तो ये वाला आपको पूछा गया था आपका जीपीएससी में 2024 में, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रांत आता है, ठीक ना। तो प्रांत तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। प्रांत के बाद मंडल है, मंडल भी यहाँ पे कहीं नहीं है। मंडल के बाद विषय कहीं भी नहीं है। विषय के बाद आता है आपका स्थानीय, तो स्थानीय एक पहला है। स्थानीय देखिए तीनों में दिखता है स्थानीय। स्थानीय के बाद द्रोणमुख है, तो स्थानीय के बाद द्रोणमुख देखिए, ये वाला ऑप्शन खत्म, सी और डी देखिए। स्थानीय के बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद जो है वो आपका आता है करवाटिका, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग खारवटिक। तो करवाटिका, तो ऑप्शन नंबर ये सी देखिए अब, करवाटिका, यानी कि डी भी खत्म। करवाटिका के बाद आपका संग्रहण, यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरह से, तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो स्थानीय, द्रोणमुख, करवाटिका और संग्रहण, इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन इसको जीपीएससी कन्फ्यूजन मान के इसका राइट आंसर सबको दे ही देता है, ठीक है ना। तो ये सीरीज याद रखिएगा, प्रांत, मंडल, विषय, फिर स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर आपका करवाटिका और आपका संग्रहण, और लास्ट में ग्राम, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें भी देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका है प्रांत टोटल 5 गो थे, विभाजन उसका मंडल में, मंडल का विभाजन विषय में, अब विषय में टोटल 800 गांव आता था, और स्थानीय का विषय का विभाजन स्थानीय में, और स्थानीय में टोटल 800 गाँव आता था, और स्थानीय का विभाजन द्रोणमुख में जिसमें 400 गाँव आता था, और द्रोणमुख का विभाजन करवाटिका में या फिर खारवटिक में जिसमें 200 गाँव आता था, और खारवटिक का विभाजन जो है वो संग्रहण में जिसमें 10 गाँव आता था। और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई है वो आपका क्या है? तो वो आपका सबसे छोटी इकाई थी ग्राम प्रशासन की, ग्राम प्रशासन जो है वो सबसे छोटी इकाई थी। तो इस तरह से जो है वो आपका आरोही क्रम दिखेगा। तो पहले संग्रहण, करवाटिका, खारवटिक, द्रोणमुख, स्थानीय, इस तरह से हो जाएगा, और ऊपर में प्रांत वगैरह से याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कि मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है और उन्होंने विकास किया था। तो कौन सा कथन जो है सही है, इसका भी हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बहुत पेचीदा मामला है भाई, लेकिन क्या करोगे, जानना तो पड़ेगा ना। अरे इसको भी गलत है, इसे हटाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब 109 कि भाग एवं बलि किसके भाग थे। भाग और बलि की बात करते हैं तो ये आपके राजस्व के स्रोत थे। सैनिक विभाग, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासनिक विभाग इससे संबंधित नहीं है। भाग एवं बलि जो है वो प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। तो भाग और जो बलि है वो आपको प्राचीन भारत में राजस्व के ये क्या है, स्रोत है। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादक के एक भाग का अधिकारी होता था। इस कर को भाग कहते हैं, और इस प्रकार बलि भी राजस्व का क्या था, एक तरह से स्रोत था। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए हम लोग कुछ और भी पॉइंट बताया जाता है, वो देखिए मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का जो रखरखाव है वो आपका 5 सदस्यों यानी कि 6 समिति के द्वारा किया जाता था।
मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग, जिसको महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। तो मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर था वो महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष गुप्तचर को, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके काम करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो संस्था और संचार दोनों गुप्तचर का ही नाम है, लेकिन एक रुक कर एक घूम घूम कर। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था और सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता था। अब बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था, आदेव मातृक। इसके बाद देखिए मौर्य काल में द्रोण जो है वो अनाज के माप के लिए यूज होता था। और मेगास्थनीज ने भारत के समाज को टोटल 7 वर्गों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ठीक है, आगे देखिए स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली एक महिला देखे तो आपका रूप जीवा कहलाती थी। तो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली था। हम लोग जानते हैं कि नंदों को रिप्लेस करके मौर्य स्टार्ट होता है, मौर्य वंश। आगे देखिए मौर्य वंश का अगर हम लोग अंतिम राजा की बात करते हैं तो वह रहता है आपका बृहद्रथ। और इसकी हत्या करके, इसकी जो हत्या है वो इसका सेनापति ही करता है, जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो है वही 185 ईसा पूर्व में आगे चल के जब इसका हत्या कर देता है तो मगध के ऊपर फिर वो शुंग वंश का स्थापना कर देता है। और अशोकाराम बिहार अगर बात करें तो आपका पाटलिपुत्र में था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? अगर हम लोग बात करें भूमि कर की, तो भूमि कर किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो हम सभी को पता है कि वो आपका सीता अध्यक्ष है, एक अधिकारी। और इस सीता अध्यक्ष के द्वारा ही जो है वो भूमि कर जो है वसूला जाता था। हम लोग जानते हैं कि सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है, जबकि बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृक कहा जाता है। तो मौर्य काल में जो भूमि कर होता था ये आपका सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी इसको लेता था। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था, वह भूमि कर वसूलने का काम करता था। जबकि अगर हम लोग अग्रोनोमी की बात करें या फिर एग्रोनोमी की बात करें, ये जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। तो अग्रोनोमी जिले के अधिकारियों को कहा जाता था, सीता अध्यक्ष वो मौर्य काल में भूमि कर से संबंधित था। आगे देखिए, अगर हम लोग शुल्काध्यक्ष की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। तो शुल्काध्यक्ष ये शुल्क को वसूलता था व्यापार में और व्यवसाय में। अगर हम लोग बात करें अक्राध्यक्ष यानी कि आक्राध्यक्ष, तो ये खानों पर नियंत्रण रखता था, यानी कि जो भी माइनिंग एरिया है खान तो खान पे ये नियंत्रण रखता था, माइनिंग एरिया पे। ठीक है ना। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो एक आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ये सीता से कहा जाता है। हम लोग सीता भूमि कहते हैं सरकारी भूमि को, या फिर जो है मौर्य काल में जो है राजकीय भूमि है, सरकारी भूमि है, उससे प्राप्त होने वाले जो है आय को हम लोग सीता के नाम से जानते हैं, या फिर सरकारी भूमि को ही सीता भूमि कहते हैं। यहाँ तक याद रखिएगा। और इसका जो कर वसूला किसके द्वारा दिया जाता था? किसके द्वारा कर वसूला जाता था? यहाँ पे तो एक अधिकारी होता था जिसका नाम है सीताध्यक्ष, और उस सीताध्यक्ष अधिकारी के द्वारा ही यहाँ से कर यानी कि टैक्स वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो हम सभी को पता है कि जब हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य जो है वो आपका बात करते हैं ना, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में तो हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है वो आपका कितने भागों में बटा हुआ था भाई, तो वो नहीं देखते हैं, सॉरी। हम लोग देखते हैं कि सम्राट का सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होता था, और मंत्री परिषद होता था, और इस मंत्री परिषद का अगर मैं संख्या देखें तो 12, 16 और 20 इस तरह करके होता था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और भी इसमें बताया जाता है बात कि एक आपका समाहर्ता होता था, और वो आपका राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था, समाहर्ता। ठीक ना, एक वर्ड आता है समाहर्ता, और समाहर्ता जो है वो राजस्व इकट्ठा करने वाला व्यक्ति को कहा जाता था, समाहर्ता। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने वाले
का जो ये राजस्व मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। यानी एक समाहर्ता नामक अधिकारी होता था, वही राजस्व यानी कि रिवेन्यू कलेक्ट करता था। अंतपाल की अगर बात करें तो वो सीमा का रक्षा करता था। अंतपाल सीमा का रक्षा करता था। सीमा रक्षक या फिर सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। जबकि अगर हम लोग देखें तो प्रदेष्टा की बात करें तो ये मंडल स्तर का अधिकारी होता था। प्रदेष्टा जो है वो मंडल स्तर का अधिकारी होता था। और मंडल वो जानते हैं ना कि प्रांत को मंडल में विभाजित किया गया था, तो वही मंडल, ठीक है ना। तो प्रदेष्टा मंडल स्तर का अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी जो है वो तौल माप का प्राधिकारी होता था। तो जो कौन है जो कि माप तोल करता था, हम लोग जानते हैं कि माप तोल का जो अधिकारी कौन है वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि सीताध्यक्ष की बात करें तो सीताध्यक्ष तो आपका जो है भूमि संबंधी कर लेता था, तो ये तो नहीं होगा। अगर हम लोग देखें एक जो है आपका पौतवा अध्यक्ष, तो पौतवा अध्यक्ष जो है वो माप तोल का प्रभारी होता था, पौतवा अध्यक्ष। तो मौर्य युगीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष तौल माप या फिर माप तोल मेजरमेंट और वेट का ये प्रभारी होता था। अगर हम लोग पानी अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका वाणिज्य विभाग से संबंधित था। और अगर हम लोग सुना अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका बूचड़ खाने के प्रभारी थे। तो सुना अध्यक्ष ये बूचड़ खाने के प्रभारी थे। पानिया अध्यक्ष जो है वो वाणिज्य विभाग के पदाधिकारी थे। पौतवा अध्यक्ष देखे तो आपका माप तोल का अधिकारी था। सीता अध्यक्ष देखे तो आपका जो राजकीय भूमि है जिसको सीता भूमि कहा जाता था, उसका ये वहाँ से कर यानी कि जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए कि मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो आपका मार्ग माप तोल नहीं होगा, प्रशासन संबंधी नहीं होगा, राजस्व संबंधी नहीं होगा। राजस्व का प्रबंधन तो आपका कौन करता है, तो आपका राजस्व का प्रबंधन जो है वो आपका समाहर्ता के द्वारा किया जाता है। तो एक मार्ग निर्माण यानी कि रोड बनाने का काम जो है, तो मार्ग निर्माण करने का जो काम किसके द्वारा किया जाता था, तो अभी आपको बताया गया था कि मेगास्थनीज के द्वारा एक अधिकारी का नाम था आता है जिसका नाम है एग्रोनोमाई। तो एग्रोनोमाई जो है वो मार्ग निर्माण करने का अधिकारी होता है। तो एग्रोनोमाई जो है वो मार्ग निर्माण करने का अधिकारी है। तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी राजस्व का संग्रह करता था। अधिकारी सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षक, न्यायिक प्रशासन और भूमि की मापतोल, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव करना इससे संबंधित था। इस तरह से ये मार्ग निर्माण कार्य से प्रतीत ये इसका काम जो है प्रतीत होता था, मुख्य काम। एक और देखिए पंकोदक सन्निरोधे। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन के द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। और ये जुर्माना किसके ऊपर लगता था, तो सड़क पर अगर कीचड़ फैलाते हो तुम भैया तो आपको एक आपको मतलब कि जुर्माना मिलेगा, एक फाइन देना पड़ेगा। और उस फाइन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पंकोदक सन्निरोधे। क्या बोलते हैं, पंकोदक सन्निरोधे, ठीक है ना। क्या क्या नाम है जी। तो पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या फिर कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला एक तरह से जुर्माना था। अधिकारी देखिए कुछ मिलान करना है यहाँ पे। ये आपका यूपी से 2022 में पूछा गया था। तो इसका राइट हम लोग ये देखते हैं ना, अधिकारी और कार्य। एक अधिकारी होता था तलार। तलार का काम है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। एक अधिकारी है पटकोल, और पटकोल जो है वो ग्रामीण कर वसूलने का अधिकारी होता था। एक आपका सहसाधिपति जो आपका चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। और एक आपका बलादीप जो है वो चुंगी का जो है वो सुरक्षक होता था। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो आपका तक्षशिला था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बताया गया इसमें, वो देखिए आप कि वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। और प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ा हुआ संबंधित है। तो वैशाली अगर बात करें तो वैशाली जो है वो आपका वर्तमान समय में बिहार में है। और ये प्राचीन समय में जो वैशाली है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक स्थल है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य हुआ करता था। और महावीर जो है स्वामी, इनका भी जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में होता है। नालंदा की बात करें तो नालंदा आपका बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र स्थान था। और यह सर्वप्रथम या बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाया गया था नालंदा का, जिसको बख्तियार खिलजी इसको मरवाता है, ख़त्म करवाता है, मतलब इसको जला देता है। इसके बाद देखिए तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख जो है वो केंद्र था। तो जो है तक्षशिला वो आपका मौर्य काल में और आपका हिंदू और बौद्ध शिक्षा इन सभी का जो है वो
प्रमुख केंद्र रहता है। मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला होता है। यहाँ पे विश्व भर से लोग जो है पढ़ने के लिए आते थे। तो मौर्य काल में जो है शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। जबकि वैशाली की बात करें तो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म का देखने को मिलता है, और नालंदा में भी आपका बौद्ध धर्म का ये शिक्षा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118 कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के निम्नलिखित में से न्यायालय के अस्तित्व में थे। कौन कौन सा बात? तो इसके अनुसार देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के बटे हुए थे। एक था आपका धर्म स्थीय और एक था आपका कंटक शोधन। तो धर्म स्थनीय दीवानी तथा कंकट शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय या न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता है। ये सब बहुत कन्फ्यूजन है, हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो आपका मागध का था। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया था? तो मौर्यों ने दिया था। तो गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से चलाने का व्यवस्था संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों यानी कि चोल ने किया था, और यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन में आई थी। सॉरी, मौर्य नहीं होगा बल्कि यहाँ पे द्रविड़ होगा, द्रविड़। तो चोल साम्राज्य में जो है वो नगरीय मतलब कि ग्रामीण शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो एक आपका आता है अर्थशास्त्र पुस्तक में ही ये काम जो है बात कहा गया है। तो अर्थशास्त्र में पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या फिर उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी, और इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंधिया होने जैसे दशाओं में जो है पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है यानी कि प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिट्स है, प्रोहिबिट्स। तो निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित यानी कि प्रोहिबिट्स है? प्रोहिबिट्स। तो हम लोग जानते हैं मनुस्मृति में। तो बताया गया है कि मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो या विधुर या फिर जो हो गया विडोवर वो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जो है स्त्री जिसका पति मर गया है यानी कि वो विडो हो गई है वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। पति कर सकता है लेकिन पत्नी नहीं कर सकती है। क्या बात है भैया, क्या मजाक है। मनुस्मृति के द्वारा विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वो आपका है व्रात्य क्षत्रियों का। तो विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा व्रात्य क्षत्रिय यानी कि फैलन क्षत्रियाज का सामाजिक स्तर दिया गया है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए ह्वेनसांग भी आया है, इसिंग भी आया है, मेगास्थनीज और फाहियान सभी आए हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उनके आगमन का सही कालानुक्रम बताना है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया ऐसा। तो देखिए बहुत कन्फ्यूजन है। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का जो है वो राजदूत होता है मेगास्थनीज। तो यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, ठीक ना। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। तो हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग दोनों हा से याद रखिएगा। और फाहियान के बारे में याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, और जो मेगास्थनीज जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है, ठीक है ना। और अगर इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग जो है वो आपका 7वीं सदी में जो है वो भारत आता है। तो इत्सिंग जो है वो 7वीं सदी में भारत आता है, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले आता है, चंद्रगुप्त मौर्य पहले है, तो उसके शासन में आता है पहले मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज यानी कि 3 नंबर,
पहला बात तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। मेगास्थनीज के बाद आता है आपका कौन, तो आपका आता है मेगास्थनीज के बाद आपका आता है फायान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त काल का आता है। उसके बाद हर्षवर्धन। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आपका आईएएस से पूछा गया था, तो पूरा याद नहीं होगा तो कल इतना याद रख लीजिएगा कि ईसिंग जो है वो 7वीं शताब्दी में आता है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। मेगास्थनी जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है। फायान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, चंद्रगुप्त फायान। आइए देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बोला गया है कि चंद्रगुप्त को देखिए अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस कहा गया है। बिंदुसार को जो है वो अमित्रघात कहा जाता है, जबकि चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर जो है वो चाणक्य, विष्णुगुप्त और एक और नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और आपका कौटिल्य, तीनों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126 कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो वो था बृहद्रथ। और ये आपका 48 और 52 नंबर का बीपीएससी में पूछा गया था 2008 में। इसकी हत्या जो है इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग करता है और वहीं पे शुंग वंश का स्थापना कर देता है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया, बिल्कुल सही बात है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण करता है और उसके सिंहासन पर हत्या लेता है। ये सब नहीं पता हमको, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बताया गया कि जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा, उसका नाम होता है देवभूति, और देवभूति अत्यंत विलासी था, एकदम पूरा भोग विलास वाला जिंदगी जीता था, ऐशो आराम का। वह अपने अमात्य वासुदेव को षड्यंत्रों के द्वारा मारा जाता है। और वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक जो है वो सुशर्मा होते हैं और अपने आंध्र प्रदेश मतलब अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुख सिंधु के द्वारा मार दिया जाता है। सब एक दूसरे से मारा गया है, वो याद रख लीजिएगा। ये लूसेंट में दिया हुआ, उसको वहाँ से कनेक्ट कीजिएगा। तो बृहद्रथ का हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग का जो हत्या करता पुष्यमित्र शुंग हत्या कर दिया, शुंग वंश स्टार्ट हो जाता है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति होता है और उसका जो है हत्या कौन करता है, तो उसका हत्या जो है वो वासुदेव करता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कर्ण वंश, और कर्ण वंश का अंतिम शासक होता है सुशर्मा, और सुशर्मा का जो हत्या है वो उसके जो है कौन करता है, तो सिमुख के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए मौर्य काल में प्रनियम क्या था, तो मौर्य काल में प्रनियम की बात करें तो वो आपका एक तरह से आपातकालीन कर था, ठीक ना। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि ईसवी सन के पूर्व की शताब्दियों में निम्नलिखित में से कौन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया था, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य दिया था। इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं कि ईसवी सन की पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। उसने उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील खुदवाया था। तो ये कौन खुदवाता है, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य खुदवाता है आपका ये गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील। अशोक के समय में तुसाप्य ने 3वीं शताब्दी में इससे नहरें निकाली। ये सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत, केवल याद रखिए ना सुदर्शन झील के बारे में। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया वो कौन था, वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, तो एक अभिलेख आता है आपका महाक्षत्रप, जो कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है, तो आपका जो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इसमें अशोक और जो है चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया जाता है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था रुद्रदामन, और गुजरात के जूनागढ़ यानी कि गिरनार से शक संवत 72 यानी कि 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त होता है। इससे उसके विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण मिलता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त का भी 2 उल्लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कार्डिनल टॉड ने इस लेख को पता लगाया था, और यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया प्राचीनतम ये स्रोत है। आगे देखिए बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही कथन है,
तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार के देखिए कि बिहार के जहानाबाद ज़िले में स्थित बराबर और नागार्जुनी की जो पहाड़ियाँ हैं, तो नागार्जुनी की पहाड़ियों में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफा है, जिसमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं और चौथी गुफा पर लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख मिलता है। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास करने के लिए गुफा दान में दिया गया था। इसका विवरण मिलता है। चट्टानों को काट कर बनाई गई इन गुफाओं का जो संबंध है वो मौर्य काल से संबंधित है। तो बराबर और जो आपका है नागार्जुनी गुफा, ये सभी मौर्य काल से संबंधित है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष नाम से जो अंकित मूर्ति किस स्थान से मिलता है, तो हम लोग जानते हैं परखम, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, लोथल, सारनाथ, राजगिरी, नालंदा, इस सभी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कहाँ से एंशियंट डॉकयार्ड मिलता है, कहाँ से क्या क्या मिलता है, तो ठीक है ना। तो देखिएगा तो लोथल यहाँ पे एंशियंट डॉकयार्ड मिलता है, सारनाथ से फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध मिलता है, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही है। और राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, यहाँ से युग्म जो है वो गलत है, ठीक ना। इस युग्म का सही उत्तर जो होगा सारनाथ होगा। देखिए 1, 2 और 4 सही है, यहाँ पे उदयगिरी नहीं होगा। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ये यहाँ पे ये जो है राजगिरी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो है वो आपका इसका सही उत्तर होगा, इस युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। ये देख लीजिएगा हल्का सा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 136, इसमें बोला जा रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। तो ये आपका मुद्रा राक्षस के बारे में पता होना चाहिए कि डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। तो विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो समकालीन बताया गया है। और विशाख दत्त का एक नाटक है जिसको बोलते हैं मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृतियों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भी संधियों का वर्णन किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो उसके दरबार में जो आपका दुर्भी संधियों के बारे में जिक्र किया गया है वो आपका विशाख दत्त का कृत एक है रचना, विशाख दत्त का जो रचना है मुद्रा राक्षस उसमें किया गया है, ठीक ना। इसके अलावा आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जो है आपका लोथल से जो है क्या मिला है, तो लोथल से आपका एंशियंट डॉकयार्ड मिला है, आपका सारनाथ से आपका फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध मिलता है। उसके अलावा देखिएगा तो नालंदा से आपका ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये मिलता है। और अगर हम लोग देखें तो राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक है, ये जो देखिए यानी कि ये लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक ये देखिए तो ये आपका राजगिरी से नहीं बल्कि ये सारनाथ होता है इसका सही उत्तर, तो इसका भी सारनाथ होगा, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा लास्ट में थोड़ा स्पीड से भागे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं भी था इतना ज़्यादा, ये जेपीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अदर एग्जामों के लिए हो सकते हैं। तो हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य जो है वो हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। मौर्य साम्राज्य में टोटल 136 क्वेश्चन है और 136 क्वेश्चन को आप अगर तैयार कर लीजिएगा और इसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत लुसेंट बुक को भी कवर कर लेते हैं तो आपका जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आना होगा इसी से आएगा और नहीं आएगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, सटीक पढ़िए, बस मेरा यही कहना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देंगे। आज की क्लास में हम लोग मौर्य काल को कंप्लीट कर दिए हैं। कल की क्लास से हम लोग अब जो है मौर्योत्तर काल के बारे में स्टार्ट करेंगे और मौर्योत्तर काल को भी हम लोग हो सके तो 2 क्लास में मौर्योत्तर काल को भी कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।